सुर्खियों में। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के खास कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम समसामयिक मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से आए नए खतरे की, यानी ओमिक्रॉन वायरस की। श्रोताओं, पूरा विश्व अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहा है। इसी बीच कोरोना ने अपना नया स्वरूप बदलकर लोगों को और भी डरा दिया है। इस वायरस को लेकर जो भी सुनने में, पढ़ने में और देखने में आ रहा है और जो भी जानकारियां मिल रही हैं, वह कितनी सही हैं और कितनी भ्रामक हैं, यह हम जानेंगे आज के हमारे खास मेहमान से। ओमिक्रॉन वायरस से जुड़ी तमाम जानकारियों और जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सिंह, सुर्खियों में के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ओमिक्रॉन वायरस है क्या, जिसे हम B111529 तो इसे ये कहा जा रहा है, तो ओमिक्रॉन वायरस है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, ओमिक्रॉन एक सार्स कोरोना जो वायरस था ओरिजिनल, जिससे हम सभी जूझ रहे हैं, दुनिया जूझ रही है, वही उसी का एक नया रूपांतरण है। और उसमें इस रूपांतरण में फ़र्क ये हुआ है कि इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस, जैसे आपने हम सब लोगों ने देखा होगा कि बहुरूपीय जो होते हैं तो वो अपना रूप बदल लेते हैं। और इसने जैसे पूरा हमारा डेल्टा वायरस जो इंडिया से ही हुआ था, इसका कायाकल्प जिसने किया था, कायांतरण किया था जिसने, इसने उससे भी ज़्यादा अपना रूप बदल लिया है। और ये रूप इतना भयानक माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारे उन्होंने चीज़ें जो चेंज कर ली हैं, उसकी वजह से ये मान के चल सकते हैं कि इसका संक्रमण की दर और इससे वैक्सीन से जो प्रोटेक्शन होता है, शायद वो भी इससे नहीं दे पाएंगे, जो हमारी एंटीबॉडी होती है शरीर में। तो इसलिए ये चिंता का विषय है। और जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उसने भी इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब कहते हैं हम, तो उसका मतलब होता है कि चिंता की बात तो है ही, बिकॉज कंसर्न है, या तो ये जल्दी इन्फेक्शन करता है या फिर बीमारी को गंभीर रूप देता है। तो इसीलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। जी। वैक्सीनेशन की बात की, टीकाकरण की, कि जो लोग ने 2 डोज ले लिए हैं उनसे आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बचाव संभव नहीं, तो बूस्टर डोज लगवाई जानी ज़रूरी है इससे बचने के लिए। देखिए, बूस्टर डोज कारगर होगी कि नहीं होगी ये अभी कोई डाटा नहीं है, लेकिन हमारा और बहुत सारे दूसरे जो वैज्ञानिक हैं दुनिया के और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी ये विचार है कि अभी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कि एक ही वैक्सीन लगी है या एक भी नहीं लगी है। भारत फिर भी बहुत सौभाग्यशाली है, यहाँ की पब्लिक जनता बहुत सौभाग्यशाली है कि काफ़ी लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कम से कम एक वैक्सीन लग चुकी है जी। और लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कि 7 या 5% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, उनका मानना ये है कि जितनी वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है और जो रिच कंट्री या जहाँ पर वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, जैसे भारत देश में, इन सब को, उन देशों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना चाहिए जहाँ पर कि वैक्सीन इतनी कम मात्रा में लगी है। क्योंकि जब तक दुनिया के किसी भी समाज में या किसी देश में ये कोरोना रहेगा, तो तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं है। और इसी तरह से म्यूटेशंस या जिसको कहते हैं अपना रूप बदल के वायरस नए नए रूप में आता रहेगा। तो प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि बूस्टर डोज के विषय में सोचने के बजाय हमको ये सोचना चाहिए, दुनिया को, और विश्व स्वास्थ्य संगठन उसी दिशा में सोच रहा है कि हम दुनिया को कम से कम 2 वैक्सीन दे करके सबको वैक्सीनेट कर दें, क्योंकि उससे ही इस वायरस को हम मिटा सकते हैं या इसको कम प्रभावशाली बना सकते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी 2 तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि ओमिक्रॉन वायरस तीसरी लहर ला सकता है, और दूसरी बात सुनने में आ रही है कि डेल्टा वेरिएंट से ये अधिक संक्रामक तो है पर उतना फेटल नहीं है जो पिछला डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस रहा। तो इस बात पे कितनी हकीकत है सर, और अध्ययन हमारे क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों बातें अभी सही हैं, लेकिन ये बहुत प्राथमिक सूचनाएं हैं
और उसका कारण ये है, जैसा कि माना जा रहा है, लोगों का मानना है कि ये ज़्यादा घातक हो सकता है। उसका कारण यही है कि जब इसने रूपांतरण किया अपना, तो जो स्पाइक प्रोटीन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का या जो जीन का एरिया होता है जहाँ पर कि जिससे हमारी प्रोटीन बनती हैं या एंटीबॉडी बनती हैं, उसमें डेल्टा वायरस, जिसको हम सभी जानते हैं इंडिया से बना और बहुत खतरनाक था, तो उसमें 2 थे जी। और इसमें 10 हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हालांकि अभी डाटा नहीं है इस बात का पुष्टि करने के लिए, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें 2 रूप चेंज किए थे स्पाइक, उसने इतना हैवोक क्रिएट किया, तो जिसने 10 किए हैं वो कितना करेगा। लेकिन अच्छी बात अभी तक ये आई है जो सूचना, लेकिन मैं फिर कहूँगा इसी बात को कि अभी हम शुरुआती ये डाटा है। अच्छी बात ये सामने आई है कि जितने लोगों की डेथ हुई है साउथ अफ्रीका में, वो ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड थे जी। और जो वैक्सीनेटेड थे उनमें उतना गंभीर या डेथ नहीं हुई है, गंभीर रोग भी नहीं हुआ है। तो हालांकि ये माना जा रहा है कि शायद इसके जो रूपांतरण हुआ है, कुछ उसमें ऐसे रूप चेंज किए हैं, म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसे किए हैं जिनसे ये लगता है कि ये शायद जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी है, चाहे वो वैक्सीन से हो चाहे नॉर्मल इन्फेक्शन से हुई हो, उसको ये इवेड करेगा, मींस उसको नहीं मानेगा, उस एंटीबॉडी की बात नहीं मानेगा। एंटीबॉडी इसको मार नहीं पाएंगे या न्यूट्रलाइज नहीं कर, जो हर्ड इम्यूनिटी हो चाहे वैक्सीन से इम्यूनिटी हुई हो, वो इसको नहीं कर पाएगी। और यही कारण है कि अभी तक जो साउथ अफ्रीका से जो प्रिलिमिनरी डाटा आया उसमें देखा गया है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं या री इन्फेक्शन कहते हैं, उनमें जिन लोगों को चाहे वैक्सीन लगी हो या जिनको 3 महीने पहले भी जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ है डेल्टा का भी, उनमें भी ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के केसेस मिल रहे हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अभी तक जैसे 2020 में और 2021 में हमारे यहाँ 2 वेव आई, तो उनमें जो 2020 में हुआ था बहुत कम केसेज हैं जिनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखा जा रहा है कि जिनको डेल्टा से या दूसरे म्यूटेंट्स थे जिस कंट्री में, तो उनमें भी री इन्फेक्शन हो रहा है। तो जिसको ब्रेक थ्रू उसको बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है री इन्फेक्शन में और ब्रेक थ्रू में। ब्रेक थ्रू आम भाषा में कह सकते हैं कि जिसको वैक्सीन लग चुकी है जी, और वैक्सीन कंप्लीट कोर्स दोनों वैक्सीन लेने के बाद 15 दिन अगर हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। री इन्फेक्शन उसको कहते हैं जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ किसी दूसरे वेरिएंट से और दोबारा से इस वेरिएंट से हो गया, तो ये री इन्फेक्शन है। बहुत ज़रूरी जानकारी हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे सर कि किन तरीकों से हम ओमिक्रॉन को जांच कर पाते हैं, हम पता लगा पा रहे हैं? जी, इसका भी टेस्ट तो वो प्रोसीजर वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है, और वो ये है कि इसमें एक जो बहुत सारे जो दुनिया में जितने पीसीआर सिस्टम बने या जो आरटीपीसीआर जिसको कहते हैं, तो उसमें जो टारगेट होता है, तो जो भी चाहे वायरस हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके जो जीन होता है उसको हम इस टेक्निक के द्वारा एम्पलीफाई करते हैं। मीन्स अगर एक जीन होगा तो उसके हम लाखों जीन बना देंगे। अच्छा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक एस जीन होता है, वो भी एक टारगेट होता है, उसको हम एम्पलीफाई करते थे पहले, ठीक है, वो इसमें एम्पलीफाई नहीं हो रहा। अच्छा। और इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग श्रोताओं को और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इसकी खोज भी इसी कारण से हुई। कुछ लोगों ने साउथ अफ्रीका में क्या देखा कि उनके बहुत सारे लोग थे जो दूसरे टारगेट थे, वो तो एम्पलीफाई हो रहे थे, मीन्स वो तो दिख रहे थे उसमें पीसीआर। जब आरटीपीसीआर किया तो जैसे ई जीन है, ओआरएफ जीन है, एन जीन है, ई जीन है, तो ये तो एम्पलीफाई हो रहे हैं, लेकिन किसी में सिम्टम थे मरीजों को, लक्षण थे, दूसरे जीन भी एम्पलीफाई हो रहे थे, लेकिन एस जीन एम्पलीफाई नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि कारण क्या है, ये हमारे कोई टेक्निक गलत कर रहे हैं हम, या ये पर्टिकुलर टारगेट क्यों नहीं एम्पलीफाई हो रहा। तो उन्होंने देखा कि ये जो सीक्वेंस की गई तो ये तो नया म्यूटेंट है। तो उन्होंने देखा कि ये एक जो आरटीपीसीआर है वो एक तरीका बनाया उन्होंने, और रैपिड जांच के लिए जी। तो उससे क्या होगा कि अगर बाकी जीन एम्पलीफाई हो रहे हैं और एस जीन एम्पलीफाई नहीं हो रहा, जिसको हम कहते हैं एस जीन फेलियर और नॉट डिटेक्टेड, तो उस टेस्ट के रिजल्ट को हम इसकी जांच का एक बेसिक इंफॉर्मेशन मान सकते हैं, और उस मरीज को ये प्रिज्यूम करके और ये मान के चल सकते हैं कि इसको
ओमिक्रॉन है। हालांकि उसको आपको वेरीफाई होल जीनोम सीक्वेंस जिसको कहते हैं उससे करना होता है और तभी रिजल्ट देना होता है। बट रूटीन में साउथ अफ्रीका में वहाँ इतनी सुविधा नहीं है, तो वो एस जीन मिसेंस या एस जीन फेलियर के बेसिस पर ही उन लोगों को ये मान के चला जा रहा है कि इसमें ओमिक्रॉन है, और बाद में डाटा बाद में होता रहेगा। बट बिकॉज सीक्वेंसिंग जो होल जीनोम सीक्वेंस की जो हम बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इवन इंडिया जैसे कंट्री में 5-6 दिन लग रहे हैं, अमेरिका में खैर 24 घंटे में हो जाता है। तो वो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट तो होल जीनोम सीक्वेंस है, बट RT-PCR से यस इसको कर सकते हैं। जो एंटीजन टेस्ट जो रैपिड टेस्ट जिनको हम कहते हैं वो इतने कारगर नहीं है इसमें। यही अभी साउथ अफ्रीका की जैसे बात निकली सर, अल्फा बीटा और गामा यहाँ जरूर नहीं हुए, इंडिया में तो डेल्टा ही सुनने में आया और अभी कम हुए, उनमें भी 2-4 केसेस ही आए और अभी ये ओमिक्रॉन है। तो सब जैसे वो शुरुआत साउथ अफ्रीका में हुई कुछ वायरस की, कुछ की ब्राजील में हुई, तो उसका कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जो इसके पीछे कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा म्यूटेशन जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ज़्यादा म्यूटेशन वहीं होंगे जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा हो और अनवैक्सीनेटेड हो और इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को हो जी। उसका बायोलॉजिकल एक कारण है कि 1 मिलियन या 2 मिलियन में एक जो पॉपुलेशन, अगर 2 मिलियन वायरस हों तो उसमें एक में म्यूटेशन हो जाएगा और फिर वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो आप मिलियन का आप ये मान लीजिए कि एक मरीज में लगभग मिलियंस वायरस होते हैं जी। और उसी तरह से कितने ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस वायरस होते होंगे सारी दुनिया में जब इन्फेक्शन होता है। बिकॉज अगर एक मरीज में मिलियन वायरस हैं तो आप सोचिए मिलियंस ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हैं तो कितने ट्रिलियंस हो जाएंगे। इसलिए म्यूटेशंस तो होना ही है बिकॉज नेचुरल एवोल्यूशन का फिनोमेना है जी। तो इसलिए इन कंट्रीज में, अफ्रीका में भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ब्राज़ील में भी बहुत पीछे थे और इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंगली कि ये जो पॉपुलेशन ज़्यादा जहाँ थी उनमें म्यूटेशन ज़्यादा हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं में ही हुए जी। यूरोप में भी कुछ म्यूटेशन हुए, लंदन जैसे कंट्री में भी हुए, लेकिन यहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें म्यूटेंट इमर्ज होने के ज़्यादा चांसेस हैं जी। तो इसी कड़ी में एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि अभी बात निकली जैसे अल्फा बीटा गामा, तो इनका नाम रखने के पीछे क्या कुछ स्ट्रेटजी चलती है या कुछ? जी जी हाँ, ये WHO करता है, एक टैक्सोनॉमिक सोसाइटी ऑफ द वायरसेस होती है। तो उसमें यह है कि एक ग्रीक वर्ड से हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि जितने अल्फ़ाबीट जो शुरू हुए ग्रीक भाषा में ही रीडेबल या जिनको हम कहते हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो आज तक यूज होते हैं। उसके बाद लैटिन आए और फिर दूसरे जो हिंदी आई, इंग्लिश आई, सारे भाषाएं आई। तो ग्रीक सबसे पहले जो अल्फ़ाबीट जिसको हम कह सकते हैं, तो इसीलिए अल्फ़ा होता है जो इंग्लिश में अल्फ़ा ए होता है, वो उसको अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है। तो उससे ग्रीक से ही ये सब डेराइव हुए हैं, रोमन हो, लैटिन हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो। तो इसीलिए ये अल्फ़ा, बीटा, बी फॉर बीटा, गामा फॉर जी फॉर गामा, डी फॉर डेल्टा, उस तरह से होते हैं। तो इसी तरह से इसका ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन ओ बना के उसका पेट बीच में से काट देते हैं तो वो होता है इसका। तो ओमिक्रॉन ये अल्फ़ाबीट हैं, ग्रीक अल्फ़ाबीट हैं ये, तो उनसे डिराइव किया गया है, उनसे नाम लिया जी जी। तो अगर कोई दूसरा म्यूटेंट आएगा तो इसके बाद दूसरा नाम आएगा वही अल्फ़ाबीट का। ठीक ठीक सही। अभी और चीज़ बताएं, ये जो बेसिक प्रिकॉशन 2 गज की दूरी या मास्क पहनने का, तो यही प्रिकॉशंस ये हम इसमें भी ओमिक्रॉन के लिए भी कारगर रहेंगी जी? बहुत बहुत सही सवाल है और मैं आप रूम में बैठकर मैंने कई बार कही है और बाकी जगह भी मैंने बार बार कहा है जी कि चाहे हमारा अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, ओमिक्रॉन हो, कोई भी हो, वैक्सीन फेल हो सकती है, आपकी हर्ड इम्यूनिटी फेल हो सकती है, कोई चीज़ फेल हो सकती है, लेकिन मास्क एंड 2 गज की दूरी ये कभी फेल नहीं होगी जी। तो मेरा हमेशा मानना ये है कि वैक्सीन भी लगनी चाहिए, वो ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसको मास्क के थ्रू जो बैरियर है, और उसमें कोई भी रूपांतरण अभी तक ऐसा नहीं बना जो मास्क को क्रॉस कर सकता हो। एंटीबॉडी को मात दे सकता है, दवाइयों को मात दे सकता है, लेकिन कोई भी वेरिएंट अभी कोरोना का या किसी वायरस का अभी नहीं बना जो N95 मास्क जो होता है उसको क्रॉस कर सके। तो सबसे इफ़ेक्टिव जिसको मैं कहता हूँ सोशल वैक्सीन, तो वो सोशल वैक्सीन सबसे अच्छी सोशल वैक्सीन है
वो है मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग, आपकी हैंड हाइजीन। तो ये इनको ध्यान रखें। अगर कहीं से हाथ में आपके लग गया है तो आप अपने सैनिटाइज करें, चाहे अल्कोहल बेस्ड, जैसे हम आज से 1 साल पहले कहते थे, दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। अल्कोहल बेस्ड हो, अदरवाइज साबुन नहीं है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज साबुन से हाथ धोइए और भीड़ इकट्ठी ना करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दुर्भाग्य से इसीलिए ये WHO भी इसमें बहुत चिंतित है और हम सब, आप सब लोग भी, कि अभी हम जानते हैं कि दिसंबर क्रिसमस त्योहार है बिल्कुल, और फिर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चिंता का यही है। और इसमें चाहे सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक कारण हों, या चाहे हमारे जो त्यौहार हों, फेस्टिविटीज़ हों, तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। तो हम सब लोगों को आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पुनः 2020 में जैसे आप लोगों ने किया था उसी तरह से दोबारा उसी मोड में आ जाएं। मास्क लगा के रखें, हमेशा घर से बाहर जब भी जाएं, फेस टू फेस बात कम से कम करें, खाना एक दूसरे के सामने बैठ के ना खाएं। ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो किसी को इन्फेक्शन अगर है तो दूसरे को जिससे ना फैले, और डिस्टेंस जरूर मेंटेन कर रखें। और जितने भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ कोशिश करें अवॉइड करें। जी, मतलब वही वैक्सीन एक क्योर है, बट वही है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन ली जाए तो शायद उस क्योर की नौबत ही ना आए। बहुत सही बात डॉक्टर साहब। सर, एक चीज़ और बताएं कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, ये बच्चों के लिए भी कुछ खतरा बताया जा रहा है। वो पिछला डेल्टा के टाइम भी कहा जा रहा था कि अगला जो म्यूटेंट होकर आएगा, जो भी वेरिएंट, वो बच्चों के लिए खतरनाक रहेगा, तो ऐसा भी है? और पिछले वेरिएंट्स में भी कुछ बच्चों के लिए केसेस भी आपके पास आए, ऐसा कुछ वही जानना चाहेंगे? देखिए, एब्सोल्यूट नंबर अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट नंबर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया कि जो म्यूटेंट्स हुए उनमें बच्चों में ज़्यादा डेथ हुई या ज़्यादा इन्फेक्शन हुए। लेकिन बच्चों में अभी हम नोट इसलिए कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि ज़्यादातर जो एडल्ट्स हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो उनमें इन्फेक्शन नहीं हो रहा, और जब जिनमें हो रहा है वो बच्चे हैं, वो वैक्सीनेटेड नहीं है। इसीलिए वो स्टैंड आउट, जिसको एक फिनोमेना होता है जी, तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है जिनमें जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें नहीं हो रहा और बच्चों में हो रहा है जो अनवैक्सीनेटेड हैं, तो इसलिए हमको पता चलता है कि बच्चों में हो रहा है। लेकिन चूंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं, ये मेजर कारण है। ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई बच्चों के लिए स्पेसिफिक प्रिडिलेक्शन, जिसको साइंस की मेडिकल की भाषा में कहते हैं, तो किसी वायरस का या किसी म्यूटेंट का कोई प्रिडिलेक्शन जी बच्चों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, इसलिए उनमें नोट ज़्यादा किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ भी ऐसा अभी नहीं मिला है, बच्चों की कोई स्टडी ज़्यादा नहीं आई है। जितने हुए हैं वो एडल्ट्स में ही अभी तक हुए हैं। साउथ अफ्रीका में भी जितने हुए हैं अभी तक प्रिलिमिनरी डाटा है, जैसा मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ। बच्चों का कोई डाटा अभी नहीं आया, लेकिन जिस तरह से डेल्टा खतरनाक था उतना ही खतरनाक ये है बच्चों के लिए, बिकॉज वो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनकी इम्यूनिटी उनमें नहीं है। और जैसा कि हमने कहा कि ये धारणा ओमिक्रॉन में और कमज़ोर हो जाती है, बिकॉज इसमें तो बच्चे बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगी इसलिए एंटीबॉडी नहीं है। एडल्ट जिनमें वैक्सीन लगी है उनमें एंटीबॉडी है, उनको भी ये इज्जत नहीं दे रहा। जी, तो इनके लिए ओमिक्रॉन के लिए बच्चे और वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड एक जैसे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें डिजीज सीवियर नहीं होगी, ये सांत्वना की बात है। 70 लेवल कम होगा। तो सर, जैसे अभी स्कूल्स वगैरह भी प्रोटोकॉल भी आ गया, बच्चों के स्कूल खोले जाएं, इनफैक्ट सीनियर के बच्चों के और छोटे बच्चों के भी, तो वो चीज़ फिर वहाँ स्कूल में भी और एक्स्ट्रा क्या प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए बच्चों के लिए स्कूल अथॉरिटीज़ को? देखिए, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो लगभग 23 से ज़्यादा केस अभी हो सकता है, अभी हमारे बीच में बात करते करते 2-1 और केस बढ़ गया हो, बट 23 मरीज तो बिल्कुल कंफर्म हो गए हैं, ऑल एडल्ट। अच्छा। और इसमें अभी ये है कि इन लोगों का कंटेनमेंट, क्वारंटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ से क्वारंटीन एरिया से निकल के भाग गए, और कुछ दुबई चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। तो इन्फेक्शन तो देखिए, हमारा मानना ये है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन श्रोताओं को हम बता दें कि हमारे समाज में, हमारे बीच में कोरोना ओमिक्रॉन आ चुका है। अब इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि चाहे वो फ्लाइट का शेड्यूल चेंज करना हो या स्कूल्स का करना हो, मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट इसके एप्रोप्रिएट जो भी एक्शन हैं वो लेंगी। लेकिन हाँ, स्कूल
और इस तरह की कोई भी गैदरिंग हो उसमें चांसेस नेचुरली ज़्यादा होंगे। जी सर। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि 2 सालों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास दिसंबर तक ये वायरस सक्रिय हो रहा है और इंडिया में फरवरी मार्च के आसपास ज़्यादा होता है, तो उसके पीछे भी कुछ खास कारण है? नहीं, उसके लिए देखिए म्यूटेशंस तो जैसे होते हैं, अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने ये अक्टूबर में और नवंबर में इसको डिटेक्ट कर लिया। अगर हम डेल्टा का देखें तो हमारी स्टडी एम्स में जब हम थे तो एम्स भोपाल में हमने स्टडी की थी और वहाँ पर हमने देखा था कि जो डेल्टा आया था तो डेल्टा हालांकि जो उसने कहर मचाया वो मार्च के बाद मचाया जी। लेकिन हमारा जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किए तो वो देखे कि वो नवंबर में अच्छा। शुरू हो गया था म्यूटेशन उसका। अच्छा। तो वो 3-4 महीने व्यापक रूप से उसको समाज में फैलने के लिए लगते हैं, 3-4 महीने। तो डेल्टा का भी अक्टूबर नवंबर में शुरू हो गया था जी। तो जो हमने बैक ट्रैक करके उनको सैंपल्स को टेस्ट किया तो उनमें देखा था कि जो डेल्टा था इंडिया में वो भी वैक्सीन से पहले मीन्स नवंबर दिसंबर में आ चुका था इंडिया में जी। तो वो यूजुअली ये साइकिल है और लगभग 6 महीने या 7 महीने लगते हैं जी। लेकिन इतना बढ़ जाता है इसलिए कि कॉम्प्लेसेंसी, हमारा मानना है कि कॉम्प्लेसेंसी लोगों में हो जाती है अभी जैसे हुई और सारी दुनिया में थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी आ गई, लोगों को लगा कि अब तो चला गया कोरोना। जी बिल्कुल। अब देखते हैं कि ईरान में 5वीं लहर आ गई, अमेरिका में 5वीं लहर आ गई, यूके में भी शायद 5वीं या 6वीं लहर आ गई। जो थाईलैंड और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिनमें पहले 2020 में बिल्कुल कोई केस नहीं था, 21 में भी बहुत कम केस हुए, अब वहाँ भी केसेस नोट कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेसेंसी एक बहुत बड़ा रीजन है और ख़ासतौर से इंडिया में हम देखेंगे तो ये दिवाली, दशहरा, इस तरह के जो क्रिसमस और ये जो त्यौहार होते हैं इन दिनों में शायद ज़्यादा होते हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर आप कोरिलेट करें एपिडेमियोलॉजिकली तो क्योंकि पिछली साल भी इलेक्शन थे तो इलेक्शन के टाइम में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है जी। और हालांकि खुले में रैलियां हुई उनमें ज़्यादा नहीं फैला जी। और देखा गया है कि खुले में नहीं फैलता उतना, लेकिन जब भी आप इलेक्शन या कोई सोशल गैदरिंग करते हैं तो कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ लोग अंदर भी होते हैं जी जी। तो कवर्ड एरिया में भी होते ही हैं। जब भी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं हम सभी जानते हैं कि वहाँ भी बोर्ड मीटिंग या उनके जो इलेक्शन मीटिंग या जो होती हैं तो इसलिए फैलते हैं और ये जब तक गैदरिंग इस तरह से होती रहेंगी तो उस तरह से ये फैलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी पैटर्न या किसी महीने से जोड़ना ज़्यादा साइंटिफिकली करेक्ट रहेगा। अच्छा, तो और क्या जानकारी सर, जो कुछ और चीज़ें हम मिस कर रहे हों जो अभी और आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने ज़्यादातर चीज़ें तो इसकी डिस्कस कर ही ली हैं लेकिन मैं लोगों से एक ही चीज़ दरख्वास्त करना चाहूँगा सारे श्रोताओं को कि आप लोग अपडेटेड रहें, एजुकेटेड रहें और आप जो है आप संज्ञान लेते रहें सब चीज़ों का, लेकिन पैनिक क्रिएट ना करें जी बिल्कुल। और बिकॉज पैनिक से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप सावधानियां लेंगे तभी होगा। आप चिल्लाने से या आपके कुछ हमारे एंकर्स भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली किसी गवर्नमेंट को गाली देने से या किसी को कुछ कहने से या ये उससे कुछ नहीं होने वाला। हम सबका खुद को अपना ख्याल रखना पड़ेगा और तभी आप अपने आप का खुद ख्याल रखेंगे तो आप दुनिया का ख्याल रखेंगे। तो इसलिए हम सबको अपना स्वयं ख्याल रखना है और जो मैंने बताया सबसे इफ़ेक्टिव तरीका, कोई ओमिक्रॉन हो या न्यू हो, म्यू हो, अल्फा, डेल्टा जो भी हो, सबसे अच्छा उपाय है मास्क लगा के रखिए, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए एंड हैंड हाइजीन आप रखिए। आप जो भी अल्कोहलिक वेस्ट जितने भी जो सैनिटाइजर हैं वो रखिए या साबुन से हाथ धोइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आगे हम ये नहीं सोचें कि ये वेरिएंट चला गया तो आगे और कुछ नहीं और होगा। भी आते रहेंगे म्यूटेंट्स आते रहेंगे, म्यूटेशन होते रहेंगे बिकॉज ये आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशंस होते हैं, सारे वायरसेस में होते हैं। जैसे फ्लू है, हम जानते हैं फ्लू में भी हर साल होता है जी। तो इसी तरह से इसमें भी होते रहेंगे और सब में जब वैक्सीन लग जाएगी तो उसमें होता क्या है कि फ्लू की तरह ये एंडेमिक हो जाएगा सारी दुनिया में जी। तो जो वायरस आता है, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो के अलावा दुनिया में हजारों वायरस हैं। जब भी वायरस आया तो कोई गया नहीं जी। केवल 2 वायरस हैं जो भी वैक्सीन की वजह से गए। नेचुरली अपने आप कभी कोई वायरस नहीं गया। अच्छा। क्योंकि वो नेचर ने इस तरह से बनाया है कि जिसको बनाया है वो भी ग्रो करते हैं, हम भी ग्रो करते हैं।
तो ये भी प्रोपगेट होता रहेगा, नए नए रूप बदल के आता रहेगा। लेकिन इसको कंट्रोल रखने के लिए यही है कि हम सारी दुनिया वैक्सीनेट हो जाए, हम अपना ख्याल रखें, तो ये उतना घातक नहीं रहेगा और माइल्ड फॉर्म में ये एंडेमिक हो जाएगा। एंडेमिक का मतलब हमारे बीच में ही बना रहेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज ने अपने अपने, बिकॉज हर कंट्री अपना रिपब्लिक होता है, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं जी, चाहे वो फ्लाइट के थ्रू हो या पानी के जहाज के थ्रू हो या रोड के थ्रू हो, तो उन्होंने अपने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। वो एक प्रोसीजर है। दूसरा ये है कि सबने जहाँ पर वैक्सीन जिनको है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जिनके पास वैक्सीन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत प्रोएक्टिवली सबको वैक्सीन अपनी पॉपुलेशन को कर रहे हैं। और इंडिया में भी हम सब लोगों को, श्रोताओं से हम कहेंगे कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन लगवाएं, जल्दी से जल्दी लगवाएं। हमने कुछ माध्यमों के थ्रू भारत सरकार को ये भी हमारी सलाह रही कि जो 3 महीने का जो गैप है जी, उसको गैप को अगर कम कर दिया जाए तो जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। जैसे कोविशील्ड में 3 महीने से वो गैप है, तो उसको, जैसे कोवैक्सीन में 28 दिन का है, कोविशील्ड में 3 महीने का है, तो उसको बजाय बूस्टर देने के उसको गैप को अगर कम कर दिया जाए तो वो भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो वो गैप कम किया जा सकता है सर? बिल्कुल किया जा सकता है। वो उतना ही इफेक्टिव रहेगा फिर भी, या क्योंकि दोनों, अदरवाइज दोनों वैक्सीन का अंतर है कुछ दोनों वैक्सीन में? नहीं, वो अंतर तो है, लेकिन जो जितना बेस्ट ऑप्शन जो था, बेस्ट इम्यूनिटी आती है, लेकिन बूस्टर से बेटर होगा। ये 6 महीने का है और फिर बूस्टर में ये प्रॉब्लम होती है कि उसके बार बार आप इतने बूस्टर नहीं दे सकते, बिकॉज उसके भी, हम श्रोताओं को डराना नहीं चाहते, बट उसके बूस्टर देने से भी उसके इम्यूनोलॉजिकल नुकसान हो सकते हैं शरीरों पे, ठीक, शरीर में हो सकते हैं। तो बूस्टर से ज़्यादा ये जरूरी है कि 2 वैक्सीन और जो गैप है फर्स्ट एंड सेकंड में, वो कम कर दिया जाए। एक चीज़ और जानना चाहूँगी सर कि वैक्सीन तो अपने आप में एक क्योर हम है कह ही रहे हैं, तो इसकी दवा कुछ आने का भी कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसी कुछ रिसर्चेज में भी है? जी, 2-3 कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स डेवलप किए हैं, जिसमें एक फाइजर है और ग्लैक्सो है जी। तो उन्होंने, कुछ ने तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप किए हैं जी, और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखा गया कि ओमिक्रॉन में उसमें उतना इफेक्ट नहीं दिखाया जितना दिखाना चाहिए था, जितना डेल्टा में दूसरे में दिखाया था, बट उतना इफेक्टिव नहीं दिखाया। लेकिन कुछ जो फाइजर ने दवाई बनाई है, उसमें जो एक तो HIV की दवाई है, उसके साथ मिला करके उन्होंने एक दवाई और बनाई है, तो उससे देखा गया है कि वो वायरस के लिए इफेक्टिव है, तो वो ट्रीटमेंट की तरह काम आएगी। अच्छा, तो वो जो है माइल्ड केस में दी जा सकती है। इसी तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो बहुत कॉस्टली है, तो किसी भी सरकार के लिए या किसी आम जन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इतनी महंगी है कि वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो दवाई बनाई है, जो HIV की दवाई है, उसके साथ जो फाइजर ने बनाई है, वो अगर मार्केट में आ जाएगी तो वो प्रोबेबली अफोर्डेबल कॉस्ट में आएगी और वो जल्दी आने की उम्मीद कर सकते हैं हम, अगले 2-1 महीने में आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें ओमिक्रॉन वायरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हमारे श्रोता जरूर उससे लाभ लेंगे। आज के सुर्खियों में के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सुर्खियों में